Hello students, how are you? Now today we are going to do the remaining part of the lesson number 1, Light the Lamp of Thy Love, written by Rabindranath Tagore of class 10th, General English of MP Board. Now today we are going to do word power based portion which is on your textbook material. Then we have to discuss reading time portion which is a form of passage in your workbook. Now students, look at your screen. This is your workbook of 10th class General English. So let's start of lesson number first exercise Light the Lamp of Thy Love. Word power, question number A. In the poem Light the Lamp of Thy Love, the poet has used a number of words to describe the qualities of the lamp of the divine love. Complete the given wave chart using words that are related to the nature of the light of that lamp. स्टूडेंट्स, आपको जब हम पोयम हमने सब समझा था तो जो ईश्वर के प्रकाश की से प्रकाशित करने की जो प्रार्थना कवि ने की थी, ईश्वर के जो डिवाइन शुद्ध सात्विक प्रेम की जो प्रकाश के ईश्वर के जो डिवाइन लव के लैम्प की जो डिस्क्राइबिंग या क्वालिटी का वर्णन कवि ने किए थे, उनमें शब्दों का जो उपयोग किया गया था, उन्हीं शब्दों को हमको पोयम से ढूंढ करके यहाँ पर वेव चार्ट में फिल करना है. इसमें एक शब्द दिया हुआ है वॉन्डर्स. ये शब्द भी काहे के लिए उपयोग हुआ था? ईश्वर की लैंप या दिए के लिए अद्भुत प्रकाश देने वाले लैंप की बात यहाँ पर इसका मीनिंग होता है. सिमिलरली इसके और वर्ड्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करके फिल करना है इस वेव चार्ट में. सो बी यूज another words of the lamp of the divine love. First word already given on your question, WONDROUS, wondrous. यह वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है. सेकंड वर्ड यहाँ पर हमने कविता में पढ़ा था, लैम्प एंड इट्स लाइट. देखिए, वेव चार्ट को एक्सप्लेन करना है. वेव का मतलब होता है जाल, जो मकड़ी जाल बुनती है ना, उस तरह से. तो यहाँ पर बीच में जो है लैम्प एंड इट्स लाइट ये लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमको यहाँ पर फाइंड करना है. तो पहला वर्ड वॉन्डरस लिखा हुआ है. सेकंड वर्ड हम लैम्प यानी दिया और उसके प्रकाश के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया था वह ढूंढेंगे. तो सेकंड वर्ड यहाँ पर हमने पढ़ा था, वह होगा रीशरेक्टिंग. RESURRECTING. रीशरेक्टिंग मीन्स होता है पुनरुद्धार या पुनर्जीवित करने वाला. यह शब्द भी हमने लैंप और उसकी लाइट के लिए कविता में पढ़ा था. नेक्स्ट इसका वेव वर्ड होगा, वह होगा ट्रांसम्यूटिंग. TRANSMUTING. ट्रांसम्यूटिंग यानी रूप बदलने वाला. ट्रांसम्यूटिंग यानी क्या होता है? रूप बदलने वाला. यह शब्द भी हमने लैंप और उसकी लाइट के लिए पोयम में पढ़ा था. एंड द लास्ट वर्ड इज एंट्रेंसिंग. ENTRANCING. एंट्रेंसिंग यानी मनमोहक, अद्भुत. यह शब्द भी हमने काहे के लिए पढ़ा था? लाइट एंड इट्स लैम्प. सो complete your wave chart. Next come to question number B. Question number B, use the prefix UN oblique in to make the opposites of the word given below.
यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यू एन अन या आई एन इन, ये दो प्री शब्द को उपयोग करके, प्री वर्ड को यूज़ करके आपको प्रीफिक्स यानी क्या बनाना है, उपसर्ग बनाना है। उपसर्ग जिसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं ना, और उपसर्ग जैसे ही आपने अन या इन प्रीफिक्स का यूज़ किया तो आपके अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। यह हमको बनाना है। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन ऑन योर बुक। ईज, EAS, ईज। हमने इसमें यू एन अन यूज़ किया है, सॉरी बुक में ही दिया है, यू एन अन ऐड करके यू एन अन EAS ईज लिखा दिया गया। तो ईज का यू एन का प्रीफिक्स यूज़ करके अन ईज वर्ड बन गया। तो ये अपोजिट वर्ड हो गया। ईज यानी आसान और अन ईज यानी कठिन, अनईज यानी कठिन। तो स्वाभाविक है शब्द क्या हो गया, अपोजिट हो गया। सिमिलर हमको नीचे जो फॉलोइंग दिए हुए हैं वर्ड, इनकी प्रीफिक्स ऐड करके अपोजिट वर्ड हम मेक करेंगे। सो सेकेंड वर्ड इज PLEASANT, प्लीजेंट। प्लीजेंट में जो प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे, तो प्लीजेंट में हमने यूज़ किया यू एन अन, अन प्रीफिक्स जोड़कर हमारा जो नया अपोजिट वर्ड क्रिएट हो गया वह हो गया अनप्लीजेंट। UNPLEASANT, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट यानी शांत, अनप्लीजेंट यानी अशांत। नेक्स्ट DIRECT, डायरेक्ट। उसमें हम जो प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे वह होगा IN, इन। अन नहीं करेंगे, IN, इन यूज़ करेंगे। वर्ड नया वर्ड जो क्रिएट हुआ वो हुआ इन डायरेक्ट। IN हमने ऐड किया, DIRECT, ये स्पेलिंग हमारे क्वेश्चन में ही है। नया वर्ड जो क्रिएट हुआ वो हुआ इनडायरेक्ट। नेक्स्ट HAPP, हैप्पी। हमने इसमें जो प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा UN। नया वर्ड क्या क्रिएट होगा, अनहैप्पी, खुश और नाखुश, अपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड वांटेड, WANTED, वांटेड। न्यू अपोजिट वर्ड अनवांटेड, हम इसमें क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, UN, अन। वांटेड क्या वर्ड बना, अनवांटेड। नेक्स्ट करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। न्यू वर्ड IN, इन ऐड करके बनेगा इनकरेक्ट, शुद्ध। इनकरेक्ट मतलब अशुद्ध, अपोजिट वर्ड बन गया। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज हुआ इसमें, IN, इन। नेक्स्ट नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। हमने इसमें अन यूज़ करेंगे, UN, अन लगाया और नेचुरल स्पेलिंग एज इट इज़ लिख दी, तो अन नेचुरल शब्द क्या बना, अन नेचुरल। मीनिंग था नेचुरल यानी प्राकृतिक, और अन हमने इसमें जो प्रीफिक्स वर्ड ऐड किया तो नया शब्द क्रिएट हुआ अननेचुरल यानी अप्राकृतिक। नेक्स्ट FINITE, फाइनाइट। IN, इन प्रीफिक्स यूज करके नया वर्ड बना इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी निश्चित और इनफाइनाइट यानी अनिश्चित, सॉरी फाइनाइट यानी सीमित और इनफाइनाइट यानी असीमित। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इन या अन प्रीफिक्स को यूज़ करके शब्द के नए अपोजिट वर्ड बनाए। बच्चों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर आप अपनी जो वर्कबुक है उसको ज़रूर अपने सामने पेज खोल के उसके रखेंगे और स्क्रीन पर आप देख करके वर्कबुक में सारे आंसर लिखेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर C. Given below are words belonging to different words classes. Some of them are action words and other are describing words.
प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ईच वर्ड क्लास। क्वेश्चन आपका है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से ये अलग अलग वर्ग को दर्शाते हैं। सम ऑफ देम आर एक्शन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द क्रिया शब्द हैं और कुछ शब्द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी वर्णन करने वाले शब्द हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ईच वर्ड्स। ईच वर्ड क्लास हमको एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड में नीचे दिए गए शब्दों को अलग अलग छांट के लिखना है। आगे आपको समझ में फर्स्ट शब्द वर्ड जो लिखा हुआ है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट यानी होता है बदलने वाला। एंटर यानी ट्रांसम्यूट करना यानी वर्णन करना, चित्रित करने वाला। एंटर यानी होता है प्रवेश करना। एंट्रेंसिंग यानी होता है मनोहर या मनमोहक। लाइट यानी प्रकाश। डार्क यानी अंधेरा और डार्कन यानी अंधेरा करना। अब मैंने यहाँ पर आपने सुना होगा जहाँ पर करना वर्ड आया, करना से मतलब वो हो गया एक्शन, क्रिया, है ना। तो जिस शब्दों में करना शब्द समझ में आ रहा है वो है एक्शन वर्ड और बचे हुए कौन से वर्ड हो जाएंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो आप खुद सोच लीजिए कि करना वर्ड किस किस शब्द में आया है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें करना वर्ड जो आया है वह आया है एंटर में। तो हम आप इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। आंसर इसके होंगे दो अलग अलग तरीके से। एक्शन वर्ड। नाउ look at your screen, क्वेश्चन नंबर सी। आंसर आप देखेंगे एक्शन वर्ड्स एक तरफ लिखे हुए हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दूसरे तरफ लिखे हैं। तो फर्स्ट जो मीनिंग मैंने आपको बताया था ENTER, एंटर यानी होता है प्रवेश करना। इसमें करना शब्द आ गया तो ये हो गया एक्शन वर्ड। नेक्स्ट डार्कन। डार्कन भी क्या होता है, अंधेरा करना, अंधेरा करना। तो ये भी क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। सिमिलरली लाइट, LIGHT, लाइट भी एक्शन वर्ड हुआ। सेकेंड राइट हैंड साइड में आप देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। फर्स्ट स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है, हमने छांट कर लिखा है, वह लिखी है ट्रांसम्यूटिंग। TRANSMUTING। ट्रांसम्यूटिंग यानी होता है वर्णन करना या चित्रित करना। आया तो इसमें भी करना शब्द है लेकिन ये वर्णन कर रहा है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड तो होगा। नेक्स्ट ENTRANCING, एंट्रेंसिंग यानी मनमोहर या मनोहर, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। और लास्ट वर्ड हो यहाँ पर DARK, डार्क, यह भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। नाउ हियर दिस इज द टाइम ऑफ रीडिंग टाइम। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे एक पोएम लिखी हुई है, उसके बाद में हमको इस पोएम के आंसर लिखना है। तो चलिए हम इस पोएम को पहले समझते हैं। फर्स्ट लाइन, आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे। यहाँ पर यह पोएम बड़ी ही सुंदर पोएम है और आई वोक बिफोर द मॉर्निंग मतलब जो कविता लिखी हुई है उसमें पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि वोक यानी होता है जागना, वेकअप पास्ट फॉर्म हुआ वोक, तो मैं जाग जाता हूँ सुबह के पहले, प्रभात में। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, और मैं पूरे मैं जाग गया सुबह के पहले। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, मैं पूरे दिन खुश था। आई नेवर सैड एन अगली वर्ड, UGLY, अगली यानी होता है बुरा, वर्ड यानी शब्द, मैंने पूरे दिन बुरे शब्द नहीं कहे। बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, और हंसता रहा और पूरे दिन खेल से जुड़ा रहा। And now at last the sun is going down behind the wood, WOOD, wood यानी होता है जंगल। यहाँ wood वर्ड लकड़ी के लिए नहीं है बल्कि wood काय के लिए है, जंगल के लिए है। And now at last the sun is going डाउन बिहाइंड द वुड मतलब वह पीछे डूबने लगा। सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड मतलब वो जंगल के पीछे जो ढलता सूरज की बात यहाँ पर कविता में कही गई है कि अब कौन सा समय है। नाउ एंड नाउ एट द लास्ट
एंड नाउ एट लास्ट द सन इज़ गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, मतलब वह जो सूर्य है वह कहाँ हो गया, डूब रहा है। सूर्य क्या हो रहा है, झाड़ियों में या जंगल में के पीछे डूब रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश होऊंगा। एंड मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, क्योंकि मैंने दिन भर मैं जो है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं दिन भर क्या रहा, अच्छा रहा। माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश। अब अगली लाइन में कह रहे हैं कि मेरा जो बिस्तर है, BED बेड यानी मेरा बिस्तर जो है वो, माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश, मतलब मेरा जो बिस्तर है वह कैसा है, इंतज़ार कर रहा है, वो कैसा है, शांत है और स्वच्छ है। विथ लिनेन स्मूथ एंड फेयर, और उसमें लिनेन की चादर है, स्मूथ है मतलब उसमें कोई सिल्क नहीं है, और एकदम साफ सुथरा है। एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन बाय, और मैं जो है इस बेड में मुझे सो जाना है, और सोने से पहले। एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन बाय, मतलब और सोने से पहले। एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, और मैं प्रार्थना, आई एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, मतलब मैं अपनी प्रार्थना जो है वह नहीं भूला, नहीं भूलना है, मुझे मेरी प्रार्थना करनी है। आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सनराइज, और ये मुझे पता है कि कल सुबह मैं सूर्य के उदय को देखूंगा। No ugly dream shall frighten my mind, no ugly sight my eyes। कोई बुरा सपना, no ugly dreams मतलब कोई बुरा सपना मुझे जो है नहीं डराएगा। फ्राइटन यानी क्या होता है, डराएगा। नो अगली साइट माई आईज, और ना ही कोई बुरी चीज़ मेरी आंखों के सामने आएगी। बट slumber will hold me tightly, और टाइटली टिल आई वेक इन द डाउन, और जो गहरी नींद है, SLUMBER, गहरी नींद को स्लम्बर बोलते हैं, वह मुझे जो है पूरी रात, बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली मतलब पूरे रात वो मुझे गहरी नींद मजबूती से पकड़ी रहेगी। टाइटली मतलब मजबूती से। टिल आई वेक इन द डॉन, कब तक, जब तक सवेरा नहीं हो जाता। एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लिकैक्स राउंड द डाउन, और एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लिलैक्स राउंड द डाउन, और मैं सुबह जब उठूँगा, एंड हियर थ्रशेस सिंगिंग, तो मैं सुबह उठ करके थ्रशेस सिंगिंग, पक्षी का थ्रशेस एक पक्षी का नाम है। सुबह उठकर तो पक्षी के थ्रशेस जो उस पक्षी है उसके गीत को सुनूंगा। इन द लिलैक्स राउंड द लॉन, और वह कहाँ है, फूलों, लिलैक्स एक फूल का नाम है, फूलों के आसपास जो है वह होगा, कहाँ पर, लॉन में, यानी मेरे घर के बगीचे में। लॉन यानी बगीचा जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। सो दिस इज़ योर वर्कबुक पोएम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू वर्कबुक based question and answer of this poem. First question is, why was the boy happy all the day? पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चा पूरे दिन खुश क्यों था? आंसर क्या होगा, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आप देखेंगे। he was happy because he woke before the morning। आंसर क्या लिखा हुआ है, वह इसलिए खुश था क्योंकि वह सुबह सूर्योदय के पहले उठ गया
ही वोक बिफोर द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह के पहले जाग गया। दैट इज़ ही वोक अप अर्ली, मतलब वो कब उठ जाता है, जल्दी उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड। हमने कविता में पढ़ा, बच्चे ने बोला है कि मैं बिस्तर में जाने के पहले किसे याद करता हूँ, अपनी प्रेयर करना नहीं भूलता हूँ। तो आंसर क्या होगा, ही रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड। ही रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बॉय होपिंग व्हाइल गोइंग टू बेड। जब बच्चा सोने जा रहा है तो उसकी क्या आशाएं हैं, ही वॉज, आशाएं थी, क्या आशाएं थी, ही वॉज होपिंग वाइल गोइंग टू बेड दैट नो अगली ड्रीम शैल फ्राइटन हिज माइंड। उसकी ये आशा थी कि कोई भी बुरा सपना उसे नहीं डराएगा, उसके दिमाग में उसे परेशान नहीं करेगा। एंड नो अगली साइट हिज आईज, और ना ही कोई बुरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आएगा। Next question, what did the boy find when he woke up? What did the boy find when he woke up? जब वह जागा था तो उसे क्या मिला, द बॉय, क्या उसे प्राप्त हुआ, द बॉय हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लिलैक्स राउंड द लॉन व्हेन ही वोक अप। वो जब जागा था तो उसे थ्रशेस, चिड़िया की के गीत, लिलैक्स जो फूल के चारों ओर घूम रही थी लॉन में, वह सुनाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 में देखेंगे, यह क्वेश्चन आपको बी पार्ट में मिलेगा। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, आधे शब्द लिखे हुए हैं, बाकी वाक्यों को पूरा करना है। आधा वाक्य लिखा है, हमको उसमें उसके आंसर को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज ऑल द डेज, ऑल द डे द बॉय ट्राइड। क्या लिखा है, ऑल द डे द बॉय ट्राइड। अब हमें इसका आंसर इसमें लिखना है, नॉट टू से एन अगली वर्ड बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले। ये आप कहाँ पर ढूंढेंगे, आपकी जो पोयम ऊपर लिखी हुई है उस पोयम में वाक्य को, पोयम में लाइन को ढूंढ करके फिल करेंगे। तो ऑल द डे द बॉय ट्राइड, ऑल द डे द बॉय ट्राइड। इसमें जो फिल होने वाला बचा हुआ पार्ट है वह होगा ऑल द डे, वह होगा ऑल द डे द बॉय ट्राइड। हम इसमें जोड़ेंगे नॉट टू से एन अगली वर्ड। आपको कहाँ पर मिलेगा, पोएम की सेकंड लाइन हम देखेंगे। ऑल द डे के बाद आई नेवर सेड एन अगली वर्ड बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले। यहाँ तक आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज द बेड ऑफ द बॉय वॉज के बाद आप फिर ढूंढेंगे, ये आपको माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश वाली लाइन में मिलेगा। द बेड ऑफ द बॉय वॉज कूल एंड फ्रेश विथ लिनन स्मूथ एंड फेयर। सी नंबर पे आएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द वर्ड्स विच मीन द सेम इन द पोयम। हमको नीचे दिए गए शब्दों की समान अर्थ वाले दूसरे शब्द पोयम में दिए हुए हैं, उनको लिखना है। आप अपने वर्कबुक के पेज नंबर 4 पे देखेंगे, SLEEP स्लीप लिखा है। स्लीप जो है इसका सिमिलर वर्डिंग आपकी पोयम में लिखा है स्लम्बर। स्लीप यानी नींद और स्लम्बर यानी भी क्या होता है, नींद। SLUMBER स्लम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, मतलब जब प्रकाश सबसे पहले आता है, सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वह होता है डॉन, DAWN डॉन। हम लोग क्या बोल देंगे, मॉर्निंग नहीं, सबसे पहला लाइट, सुप्रभात जिसको कहते हैं। तो उस वर्ड का मीनिंग, उस वर्ड को इंग्लिश में डॉन कहा जाता है, DAWN डॉन। नाउ राइटिंग टाइम क्वेश्चन,
क्या लिखा हुआ है आप अपने पेज नंबर 4 पे देखेंगे। एवरीवन ऑफ मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड, वी शुड थैंक हिम एंड प्रे टू हिम, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। इस क्वेश्चन में प्रार्थना की 5 हमको जो है मुख्य बिंदु या 5 मुख्य बातें लिखना है। तो फर्स्ट प्रेयर का जो पहली इम्पोर्टेंस वर्ड हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है प्रेयर हेल्प्स अस टू पुट इनटू वर्ड्स एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रबलिंग अस। दूसरा है प्रेयर गिव्स अस अ सेंस ऑफ बर्डन्स ऑफ नॉट बीइंग अलोन। प्रेयर पुट्स इनटू फोर्स एन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डूइंग। Prayer is a first step towards action. Prayer makes our heart pure and light. ये 5 सेंटेंस हैं, आप इनको लिख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ 4 लाइन्स थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर यू। राइट अ प्रेयर ऑफ 4 लाइन, 4 लाइनें लिखना है। थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर यू, ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए 4 लाइन लिखना है। फर्स्ट लाइन इज ओ लॉर्ड यू आर माई शेफर्ड। ओ लॉर्ड यू आर माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट, यू मेक मी लाई डाउन इन ग्रीन pastures, you lead me beside the still waters, you restore my soul, you lead me in the path of righteousness. So that's all of your workbook based exercises of lesson number 1, light the lamp of thy love. मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन्हीं सारी एक्सरसाइज को अपनी वर्कबुक की जो वर्कबुक है उसमें नोट करेंगे और उसे याद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।